हेलो दोस्तों, मैं सुबोध कुमार और मैं आज आपको फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला हूँ। स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और यहाँ क्या क्या होने वाला है आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत तेजी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, तो जितनी भी चीजें नोट करने लायक हैं आप उन्हें साथ के साथ नोट करते रहें, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है। अब एग्जाम आपके सिर पे है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बीच बीच में रिपीट करवाता रहूंगा और मैं आपको ये बताता रहूंगा कि कौन सा नंबर एक नंबर में, कौन सा नंबर कौन सा क्वेश्चन किस नंबर में आने की गुंजाइश है। देखो, जैसे आपके 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में से 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो एक चैप्टर में से लगभग लगभग 7 नंबर का आपका आने की संभावना है पूरी की पूरी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसमें से भी बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है या फिर ये बड़ा होकर आ सकता है, तो मैं ऐसा आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में कि भाई डाइट क्या है। सबसे पहले भाई न्यूट्रिशन तभी तो होगा जब डाइट होगी। तो डाइट की बात करें, न्यूट्रिशन के बारे में मैं बताऊंगा, पहले डाइट की बात करते हैं कि डाइट क्या है। डाइट वो सारी चीजें हैं जो आप भूख मिटाने के लिए यूज करते हो। वो सारी चीजें, चाहे वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या फिर आपके लिए हार्मफुल हैं। डाइट या फूड वो सारी चीजें हैं जिन्हें आप भूख मिटाने के लिए यूज करते हो। यहाँ बैलेंस डाइट का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, याद रहे, बैलेंस डाइट का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ केवल मैं डाइट के बारे में बता रहा हूँ कि डाइट वो सारी चीजें हैं जिन्हें आप भूख मिटाने के लिए यूज करते हो। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। तो डाइट वो सारी चीजें हैं। अब डाइट के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? डाइट के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट हो सकता है और एक नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट हो सकता है। मतलब डाइट 2 टाइप की चीजें हो सकती है डाइट में आपकी, एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट और दूसरा नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट। अब न्यूट्रिटिव एलिमेंट और नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट क्या है इसके बारे में समझो आप। न्यूट्रिटिव एलिमेंट डाइट के वो पार्ट है, भाई इसी के 2 पार्ट है, तो ये बात आपको बार बार रिपीट करनी है। एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर की संभावना है एक नंबर का क्वेश्चन में आने की कि न्यूट्रिटिव एलिमेंट है क्या। तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट डाइट के वो पार्ट है, क्या है? न्यूट्रिटिव एलिमेंट डाइट के वो पार्ट है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। डाइट के वो पार्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है वो न्यूट्रिटिव एलिमेंट है। और डाइट के वो पार्ट नेसेसरी, समझो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नेसेसरी जो जरूरी है, वो पार्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है। यहां सुनो, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है वो क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव। तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट कौन से हुए? जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है, हेल्प नहीं करते हैं, वो नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट हुए। तो अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट की। न्यूट्रिटिव एलिमेंट की भी बात करेंगे लेकिन उसके बाद बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट की। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप यहाँ देखिए, ध्यान से सुने मुझे कि मैंने आपको ये बताया कि नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते। इट मीन्स ये हमारे केवल जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हेल्प के लिए होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कभी आपने सतह गोल की भुस्सी ली होगी, जब आपके पेट में प्रॉब्लम होती है तो आपके घर के बड़े कहते हैं कि भाई ये ले लो, या फिर वो चीजें लो, अमरूद खाओ पके हुए, पपीता खाओ, या फिर अनानास खाओ। आप ये चीजें आपको कही जाती हैं। क्यों कही जाती है? क्योंकि इन चीजों में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करने लगता है। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट की, तो नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइबर। फाइबर दूसरे नंबर पे। फाइबर क्या है? फाइबर वही है जो मैंने आपको बताया था कि भाई सतह इसबगोल की भूसी, या फिर आपका पपीता, या फिर ऐसी चीजें जो हेल्पफुल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो फाइबर है। और दूसरे नंबर पे इन्हें रग भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे कलर कंपाउंड। आपने कभी ऑरेंज वाली टॉफी खाई होगी, डिफरेंट टाइप की आपने कैंडी खाई होंगी, उनमें कलर होते हैं अलग अलग टाइप के। तो उस कलर की वजह से आपको बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। जब वो सुंदर दिखाई देती है तभी तो आप उन्हें खाते हो। तो वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या हेल्पफुल है? वो कलर जो उनके हैं, नहीं है ना हेल्पफुल। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है, लेकिन वो नेसेसरी पार्ट है। इसे आप उसी की वजह से आप उसे खा रहे हो।
तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, टेस्ट कंपाउंड। टेस्ट कंपाउंड जैसे ऑरेंज की टॉफी है, उसमें ऑरेंज वाली क्वालिटी थोड़ी है, ऑरेंज की तरह वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल थोड़ी है, लेकिन फिर भी आप उसे उस टेस्ट की वजह से आप खा रहे हो, तो वो क्या है, आपका टेस्ट कंपाउंड है। आप अगर बात करें, जैसे मान लिया आप खाते हो, गेहूं खाते हो या फिर दाल खाते हो, तो उसके ऊपर छिलका होता है, तो वो क्या होता है, वो हेल्पफुल है आपके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो भी हेल्पफुल है। वो जो ऊपर वाला छिलका है उसका, तो उन्हें कहते हैं प्लांट कंपाउंड्स, प्लांट कंपाउंड्स या फिर प्लांट सेल्स बोलते हैं। और एक चीज और है नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट में, उसका जिक्र यहाँ न्यूट्रिटिव एलिमेंट में भी आएगा, नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट में भी आएगा। तो यहाँ बात करते हैं वाटर की, वाटर में समझाऊंगा वहां जब मैं न्यूट्रिटिव एलिमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो है ना वाटर, ये यहाँ भी आता है नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट में भी। हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, बहुत स्पीड के साथ मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और अब तक आपने फिजिकल एजुकेशन जैसा पढ़ा है मुझे पता है मुझे पता है, आपको भी पता है जैसा आपने पढ़ा होगा। बहुत कम टाइम आपने फिजिकल एजुकेशन को दिया होगा, खासकर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स ने। दूसरे सब्जेक्ट को जो आप ज्यादा इंपोर्टेंस देते हो, तो बाद में फिजिकल एजुकेशन और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए। तो मैं बात कर रहा हूं बिना टाइम गंवाए न्यूट्रिटिव एलिमेंट की। तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट भाई आपकी थाली है, थाली में सभी टाइप की चीजें हो सकती है, जैसे रोटियां होती हैं आपकी, या फिर सब्जी होती है आपकी, या फिर उसमें घी भी डला होता है, नमक भी होता है। तो क्या सारी चीजें आप एक अमाउंट में लेते हो, मतलब इक्वल अमाउंट में लेते हो? नहीं ना, सारी चीजें इक्वल अमाउंट में हम नहीं लेते हैं, कोई ज्यादा लेते हैं कोई कम लेते हैं। तो जिन चीजों को हम ज्यादा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिन चीजों को हम ज्यादा लेते हैं, जो चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जो चीजें लार्ज अमाउंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कम अमाउंट में चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हुए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइट के, या फिर डाइट के वो पार्ट है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लार्ज अमाउंट में चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट के दो पार्ट हो गए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस यहां देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस जिनके लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है जिनकी, वो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस जिनकी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें हैं जिनकी लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है आपको? तो लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। लार्ज अमाउंट में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखो मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो तो आप ऐसे पढ़ो कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। जहां भी कार्बोहाइड्रेट आए, आप बिल्कुल आंख बंद करके समझ लो कि ये एनर्जी सोर्स है। कहीं भी दिख रहा है, अब है ना, जो क्वेश्चन के नेचर है ना, बोर्ड ने चेंज कर दिए। कई बार है ना इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भाई आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है मोहन, वो बहुत थका थका सा रहता है, कमजोर रहता है, आप बताओ उसे क्या सजेस्ट करोगे? क्या सजेस्ट करोगे? तो आप क्या सजेस्ट करोगे? जो एनर्जी दे उसे, एनर्जी क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सजेस्ट करोगे आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं एक एक नंबर में। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप कितने होते हैं। तो दो टाइप का होता है कार्बोहाइड्रेट आपका, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सिंपल वे में समझा देता हूं मैं आपको। देखो, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल मीन्स जो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करे आपको। सिंपल मीन्स जो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसे कोई चीज खाई एकदम से एनर्जी दे दी उसने, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और कोई चीज खाई और उसने धीरे से या लेट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो वो जो लेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर बात की जाए तो ये नेचर में ना
टेस्ट में अगर देखा जाए तो टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट नेचर वाले होते हैं। मतलब अगर खा के देखते हो, टेस्ट करते हो आप इनका, तो ये मीठे हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, वो टेस्ट में फीके हैं, ये टेस्ट में मीठे नहीं है। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में होगी मेरे बच्चों ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज और फैक्टोज। ये चीजें जिनके पीछे ओज लगता है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, अब याद रहेगा ऐसे आपको। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। और ये कैसे? आप इन्हें खाओगे, खाते ही है ना, ये डायरेक्ट एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगी। और अगर इनकी बात करें अब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में वो चीजें आती हैं जो टेस्ट में मीठी नहीं है। देखो जैसे सारी चीजें है ना हमारी बॉडी में ग्लूकोज में चेंज होकर यूज की जाती है, जैसे C6H12O6, ये आपने सुनी रखा होगा, पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं आपको। बस मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो फिर पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये अलग अलग टाइप के हो गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो हो गया, अब इसके बाद दूसरा न्यूट्रिटिव एलिमेंट कौन सा है? दूसरा न्यूट्रिटिव एलिमेंट कौन सा है जो मैक्रो है? न्यूट्रिटिव एलिमेंट, मैक्रो न्यूट्रिटिव एलिमेंट कौन सा है? तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की बात करते हैं। आप जहां भी जाते हो, जिम में जाते हो या फिर एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हो, आप सबसे पहले क्या तलाश करते हो? आप ऐसी डाइट की तलाश करते हो जिसमें प्रोटीन हो, प्रोटीन रिच सोर्स देखते हो आप फूड के, वो सोर्स देखते हो जिनमें प्रोटीन ज्यादा है। क्यों देखते हो भाई? तो आप ये समझो कि जो प्रोटीन है आपके लिए, वो पहले प्रोटीन के ये बात करते हैं कि प्रोटीन बना कैसे है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट बना ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऐसे ही जो प्रोटीन है आपका वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन के बाद भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन रोल प्ले करता है वो उसमें नाइट्रोजन ही करता है। और नाइट्रोजन लगभग 70 से ज्यादा 73% के आसपास नाइट्रोजन हमारी बॉडी में होता है पूरा। तो सारी चीजें ना नाइट्रोजन से ही होती हैं। तो जो नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर करके अपनी मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, तो वो किससे बनाओगे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा आपको? प्रोटीन में मिलेगा आपको, प्रोटीन में। तो जो आपके टूटे फूटे सेल्स हैं उनकी मरम्मत के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए, नए सेलों के निर्माण के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जो है ना वो एक टाइप से है ना निर्माण का काम करेगा या बनाने का काम करेगा। मैं बात कर रहा था आपकी प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन बना होता है, कैसे बना होता है प्रोटीन बना होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके। और इसका काम होता है निर्माण करना, बहुत सारी चीजों को बनाना, जैसे टूटे फूटे सेल्स की को रिपेयर करना या नए सेल्स का निर्माण करना, ये काम होता है इसका प्रोटीन का। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स जो है ना, देखो मैंने ये बताया था आपको कि जहां भी कार्बोहाइड्रेट का जिक्र आए ना, वहीं आप समझ लो कि एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, क्विक एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है वो रिपेयर करने में मदद करता है। जो फैट्स जहां भी फैट्स का जिक्र आए, फैट्स का मतलब है स्टोर एनर्जी। फैट्स के क्या क्या काम होते हैं समझो आप पहले कि क्या क्या काम हो सकते हैं फैट के। फैट जो है ना आपकी बॉडी में एक इंसुलेटर का काम करता है, जो आपको गर्मी से बचाता है, ठंड से बचाता है, आपकी बॉडी को शेप देता है और आपकी स्किन को स्मूथ बना के रखने का काम करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर मान लिया यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए और अर्थक्वेक आ जाए और ये रूम एकदम से बंद हो जाए, तो तब उसी स्थिति में क्या होगा? उसी स्थिति में ये होगा कि जो मेरी बॉडी का फैट है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा और मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेगा उस टाइम पे। ऐसे जानवर भी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर करते हैं। पोलर बियर खूब जम के मछलियां खाते हैं और उनमें से खूब फैट इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब सर्दियों का टाइम आता है तो बर्फ जम गई होती है सब नदियों के ऊपर, तो उन्हें ना आसानी से मछलियां नहीं मिलती। तो उस टाइम पे वो क्या काम करते हैं, जो उनकी बॉडी का फैट है ना उसे यूज करते हैं। किस चीज में यूज करते हैं? एनर्जी में यूज करते हैं। तो जो फैट है ना वो स्टोर एनर्जी भी समझ सकते हैं आप। फैट दो टाइप के हो सकते हैं फैट्स आपके, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो फैट है जो रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं आपके सॉलिड,
सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। रूम टेम्परेचर में जो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे वो सैचुरेटेड फैट, और जो रूम टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर जिसमें सॉलिड मिलते हैं, उसी टेम्परेचर पर जो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे वो मिलेंगे अनसैचुरेटेड फैट। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो घर का घी है, देसी घी, देसी गाय का घी, वो सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है। और जो अनसैचुरेटेड फैट है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का, देखो आपके सिलेबस में इसके बारे में ज्यादा नहीं दे रखा है, तो मैं भी ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। तेजी के साथ में सिलेबस कंप्लीट करवा देना है, बेहतर होता है। तो अनसैचुरेटेड फैट 3 टाइप का होता है, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड फैट। 3 टाइप के, फिर से बता रहा हूं मैं, फैट 2 टाइप के, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में। और अनसैचुरेटेड फैट 3 टाइप का होता है आपका, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड फैट। तो ये 3 टाइप का फैट होता है। फैट का काम मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं इन तीनों के सोर्स बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मैंने पहले बता दिया आपको, प्रोटीन का सोर्स बताऊंगा और फैट का सोर्स बताऊंगा। तो हम बात करेंगे अब प्रोटीन के सोर्स की, कि प्रोटीन के कौन कौन से सोर्स होते हैं। देखो, प्रोटीन के 2 टाइप के सोर्स होते हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स मैंने आपको बताए थे, अब बता रहा हूं मैं आपको प्रोटीन के सोर्स। तो प्रोटीन के सोर्स 2 टाइप के होते हैं आपके। 2 टाइप से आपको प्रोटीन मिल सकता है। किस किस टाइप से मिल सकता है प्रोटीन, तो देखो अभी मैं तो बात कर रहा हूं मैं प्रोटीन के सोर्स की। तो प्रोटीन के 2 टाइप के सोर्स हो सकते हैं, एक तो एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन और एक प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन बोल सकते हैं इसे, एनिमल प्रोटीन बोल सकते हैं इसे। तो एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन कौन कौन सा है, आपका मिल्क, आपका पनीर, आपका मीट वगैरह, और ये जितने भी नॉन वेज चीजें हैं, ये ज्यादातर सोर्स हैं किस चीज के, पनीर के सोर्स हैं, वो सॉरी इसके प्रोटीन के सोर्स हैं। जितनी भी चीजें आप नॉन वेज से लेते हो, इनमें से ज्यादातर इसके प्रोटीन के सोर्स हैं। अब प्रोटीन के जो प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन है, उसमें क्या क्या आते हैं भाई, आप एक बात ध्यान रखो, बस उससे ही आपको याद आ जाएगा। जो भी चीजें आप सुबह भिगो कर खाते हो, वो सब प्रोटीन के सोर्स के लिए खाते हो। सुबह के टाइम आप क्या क्या भिगो के खाते हो, उसमें सोयाबीन्स होती हैं आपकी, मूंगफली होती है आपकी, आपके और क्या कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो सुबह भिगो के खाते हो, चने होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप की दालें होती हैं उसमें। तो वो सारी चीजें देखो, पल्सेज आपके, आलमंड्स आपके और नट्स आपके, ये सब जो है ना वो प्रोटीन के सोर्स हैं। तो इसी तरह फिर मैं फैट के सोर्स आपको बता रहा हूँ। फैट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, टाइप ऑफ फैट्स बता दिया था मैंने आपको। अब बात कर रहा हूँ कि फैट के सोर्स क्या है। फैट के सोर्स भी इसी तरह जैसे प्रोटीन के सोर्स हैं, एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन और इनसे प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन, इसी तरह से ना फैट भी एनिमल से मिलने वाला फैट और प्लांट से मिलने वाला फैट। तो एनिमल से मिलने वाले फैट में क्या कौन कौन सी चीजें होंगी, तो एनिमल से मिलने वाले फैट में होंगी घी आपका, बटर आपका, मिल्क आपका। तो ये सारी चीजें जो वो एनिमल से मिलने वाला फैट है। जो चर्बी होती है ना, वो भी एनिमल से मिलने वाला फैट ही होता है। जो फैट है वो भी फैट का ही सोर्स है, क्योंकि डायरेक्ट ही खा रहे हैं हम तो फैट को ही। तो अब प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स में फैट के सोर्स क्या क्या है। कोकोनट ऑयल, जिसमें भी ऑयल है वो सारे है ना फैट के ही है। कोकोनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स, ये सब फैट के सोर्स हैं। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। अब ये सोर्स मैंने आपको बता दिए प्रोटीन के सोर्स, कि कौन से प्रोटीन के सोर्स एनिमल से जुड़े हुए हैं, कौन से प्लांट से जुड़े हुए हैं, फैट के कौन से सोर्स एनिमल से जुड़े हुए हैं और कौन से प्लांट से जुड़े हुए हैं। अब हम फिर से शुरुआत में जाते हैं। शुरुआत से जो दूसरा पार्ट हमारा रह गया था उस पर चलेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई डाइट क्या होती है। डाइट के 2 पार्ट होते हैं भाई, न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं डाइट में, नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं। न्यूट्रिटिव एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने बताया था आपको विटामिन्स और मिनरल्स। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैं बता रहा था आपको न्यूट्रिटिव एलिमेंट के बारे में कि 2 टाइप के न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कह लो या न्यूट्रिटिव एलिमेंट कह लो, बात एक ही है। तो मैक्रो में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, इनके सोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे पोर्शन के बारे में बात करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो चीजें आती हैं आपके, विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा और बहुत शानदार मैं पढ़ाने वाला हूँ विटामिन्स को आपको, तो पूरा ध्यान से देखें आप विटामिन्स को। और विटामिन्स को पढ़ने से पहले आप है ना अपनी रफ नोटबुक अपने पास जरूर रख लें और उसमें कुछ चीजें है ना नोट भी करते रहें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं और इनका रोल क्या होता है, क्या रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन्स जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब बीमारियों से आपको बचाते हैं। विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, तो जब मैं छोटा था तो मेरी दादी माँ मुझे एक गुट्टी दिया करती थी। 555 गुट्टी होती है, तो एक और गुट्टी होती है, कभी आप देखोगे अब भी दी जाती है वो गुट्टी, तब से अब तक चलती आ रही है। उस गुट्टी का नाम है एबडेक। एबडेक क्या नाम है मेरे बच्चों उस गुट्टी का? एबडेक। क्या नाम है? एबडेक। एबडेक क्यों दी जाती है? क्योंकि उसमें सारे विटामिन्स होते हैं, सारे होते हैं। तो इसमें भी एबडेक अगर आप लिखोगे तो सारे विटामिन्स आ जाएंगे, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एबडेक याद रखो। ABDECK 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं, ABDEK। तो एबडेक लिखो और 6 टाइप के विटामिन्स आप याद कर सकते हो आसानी से। इनमें से बी जो है ना, यहाँ बी पे ध्यान दो, बी जो है वो बी को कहेंगे हम बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? ये क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है। बी बड़ा क्यों है? क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है। बी फॉर बड़ा, बड़ा मीन्स कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स है। ADECK ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, केवल बी कॉम्प्लेक्स है। और बी कॉम्प्लेक्स में इसके अलग अलग 8 टाइप होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के। तो 8 याद करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप याद कर सकते हो। आप 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये गिनती लिखे आप। तो इसमें से हटाना क्या है भाई? 2 चीजें हो सकती है, तो वो चीजें याद करो आप जो हैं, या वो चीजें याद करो जो नहीं है। अगर नहीं वाली कम है तो नहीं वाली याद करने में फायदा है, तो हम यहाँ नहीं वाली याद करेंगे जो नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स में जो नहीं है। तो नहीं कौन कौन से नहीं है? 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11। 4 8 10 और 1 11। आप ऐसे याद कर सकते हो, इसे 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11। ये नहीं है, ये नहीं है। बाकी है B1 भी है, B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। ये 8 टाइप के होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। बी कॉम्प्लेक्स 8 टाइप का होता है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11। 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11। आप इसे याद कर सकते हो ऐसे कि जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन से विटामिन हैं। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अब मैं इनके साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ। साइंटिफिक नेम याद करने के लिए भी एक बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको इनके साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे। आप है ना पहले लिख लो, देखो जैसे ABCDEK, ये ABCDEK ये आपके 6 विटामिन हैं। इनके नाम कैसे याद करोगे? तो आप लिखो यहाँ पे, एक हिंदी में लिखो एक बात, रथ पर एक टॉफी। क्या लिखोगे आप? रथ पर एक टॉफी। क्या रथ पे? रथ पर एक टॉफी। तो ये जो पर है ना, इसे हटा देंगे आप यहां से, केवल याद करने के लिए है ये पर। रथ एक टॉफी हो जाएगा। तो यहां से बात करते हैं, एक एक के साथ एक एक को मिलाते जाएंगे। 6 हमारे पास ये रह गए और 6 हमारे पास ये रह गए। तो हम यहां बात कर रहे हैं ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा? रेटिनोल। रेटिनोल। ए का क्या नाम होगा? रेटिनोल। क्या नाम होगा? रेटिनोल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल। बी का क्या होगा? थायमिन। बी का थायमिन। ए का रेटिनोल, बी का थायमिन।
सी का एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम होगा? सी का एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होगा? सी का एस्कॉर्बिक एसिड। डी का कैल्सीफेरॉल, क्या होगा? डी का कैल्सीफेरॉल। और ई का टोकोफेरॉल। इसी तरह आप इन्हें जोड़ जोड़ के देखोगे अगर, तो ये नाम इनके आ जाएंगे आपके। रथ पर एक टॉफी लिखो आप, रेसे रेटानॉल, थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे कैल्सीफेरॉल और टो से टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल आप समझ में आ गया आपको? बस ये लास्ट वाला रह गया। के का क्या होगा? के का क्या होगा? एफ से आप मेरे कमेंट में लिख के बताओ के का क्या होगा, बताइए, साइंटिफिक नेम बताइए। तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है आपको मुझे उसे कमेंट करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं विटामिन? दो टाइप के। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप अच्छे से याद कर पाओगे। उसे भूले से नहीं भूल सकते आप, ऐसी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। विटामिन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। आप है ना दो जार लो, आप दो जार ले लो कांच के। एक में रखो वाटर और दूसरे में रखो फैट, घी कह लो उसे, कि दूसरे में फैट रखो और पहले में वाटर रखो। हमने लिया एक कीड़ा लिया और हमने उसे इस पानी में मिलाया, इस पानी में मिलाया। क्या वो पानी में मिल जाएगा? नहीं, वो पानी में नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कीड़ा जो है ना पानी में नहीं मिलता। अगर हम उसे घी में मिलाएं, इस घी में, फैट में, घी मीन्स फैट, घी में मिलाएं तो कीड़ा मिल जाएगा? मिल जाएगा? हाँ, घी में कीड़ा मिल जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो कीड़ा है वो घी में तो मिल जाता है लेकिन पानी में नहीं मिलता। तो इससे हमें पता लग गया दो टाइप के विटामिन होते हैं। जो कीड़ा है, कीड़े को आप ऐसे लिखो KEDA। तो जो विटामिन ADE है वो घी में सोलूबल है, मतलब फैट सोलूबल विटामिन। और जो बाकी बचे बी और सी, बाकी कौन से बचे? बी और सी, ये वाटर सोलूबल है। तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सोलूबल और दूसरे वाटर सोलूबल। फैट सोलूबल कौन से हुए? जो फैट में कौन मिलता है? कीड़ा, कीड़ा KEDA। तो ADE के जो विटामिन है वो फैट सोलूबल है और बाकी बचे बी और सी वो वाटर सोलूबल है। दो ही टाइप के विटामिन होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको ये जितने भी विटामिन है, 6 के 6 विटामिन है, इनके सोर्स बताऊंगा और इनकी डिफिशियंसी से होने वाली जो है ना बीमारियां, वो बताऊंगा मैं आपको। आप ध्यान से सुनेंगे और ये जो मैं बताऊंगा ना वो अपने 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस, उसके बेस पे बताऊंगा। लगातार क्वेश्चन जो आते हैं उनमें जो डिजीज आती हैं उन्हीं के बेस पे वही डिजीज मैं बताऊंगा, वही सोर्सेज मैं बताऊंगा जो लगातार आ रहे हैं। तो आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए, मैंने साइंटिफिक नेम आपको बता दिया था, रेटिनोल है इसका साइंटिफिक नेम। और जो विटामिन ए है वो पाया जाता है किसमें? कैरेट में, गाजर में, गाजर में पाया जाता है और दूसरी चीजों में भी पाया जाता है, लेकिन जो मेन सोर्स माना जाता है उसका एक गाजर ही माना जाता है। और इसकी कमी से, इसकी अगर डिफिशियंसी हो गई आपकी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता ऐसे आदमियों को, रतौंधी कहा जाता है जिसे हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, रतौंधी कहा जाता है, रतौंधी, रात में नहीं दिखाई देता। जिसे रात में नहीं दिखाई देता उसका मतलब उसमें विटामिन ए की कमी है। ए का सोर्स गाजर हो गया और कमी से क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस। अब बी, ए फॉर आप रखो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, ए फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। बी फॉर रखो बेरी बेरी। देखो बेरी बेरी एक रोग है जिसमें आपकी स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं रेड कलर के, तो बेरी बेरी रोग होता है और वो होता है विटामिन बी की कमी से। जो येलो फ्रूट्स हैं, येलो फ्रूट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका ये हो गया, मैंगो हो गया, तो येलो टाइप की जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या है? विटामिन बी है। जैसे ये अंडे के अंदर का पार्ट होता है जिसे जर्दी कहा जाता है, योग कहते हैं जिसे शायद, तो वो पार्ट है, उसमें भी विटामिन बी है।
तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और कहाँ मिलता है? पीली चीजों में मिलता है। फिर बात करते हैं सी की, विटामिन सी। तो विटामिन सी जिसे खा के सी सी की आवाज आए, उसमें क्या है? विटामिन सी। जिसे सी सी की आवाज किसे खा के आती है? जो खट्टी चीजें होती हैं। खट्टी चीजों में क्या है? जैसे संतरा है आपका, आंवला है आपका, और ये माल्टा है आपकी, नींबू है आपका। ये सारी चीजें खट्टी होती हैं। जैसे मिर्च है आपकी, वो चरचरी होती है, उसे खा के भी सी सी करते हो आप। तो ये जिन चीजों को आप खा के सी सी करते हो, इसका मतलब उन चीजों में विटामिन सी है। विटामिन सी कहाँ है? जिन चीजों को आप खा खा के सी सी करते हो उनमें। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। मसूड़े फूल जाते हैं और दांतों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जब दांतों से ब्लड आना शुरू हो जाता है तो उस रोग को कहा जाता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी। एक क्वेश्चन और आया था अभी, टर्म सेकंड में आया था शायद, वो ये था कि भाई सी जो है, विटामिन सी है, उसका यूज इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन घूम के आया था कि भाई एक उसका नाम बताया, केस स्टडी था कि भाई एक मोहन नाम का लड़का है, वो ऐसे ऐसे बीमार रहता है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं, तो उसे कौन सा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन यूज करना चाहिए उसे। तो उसमें आया था कि विटामिन सी यूज करना चाहिए, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। अब बात कर रहे हैं विटामिन डी की। डी देखो आप ऐसे डी बनाओ, डी ऐसे बना दिया, ये क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका सूरज। तो सनरेज में या सनलाइट में कौन सा विटामिन है? विटामिन डी किसमें है? सनरेज में, सनलाइट में है, विटामिन डी है सनलाइट। और इसकी कमी से देखो, इसकी कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में सुनो भाई। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो बॉडी में कैल्शियम की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी, मतलब कैल्शियम बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा कैल्शियम बनना, अगर धूप नहीं मिलेगी। और अगर धूप नहीं मिलेगी तो फिर कैल्शियम से जुड़े हुए रोग होंगे। तो जैसे आपका लो बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है, ये विटामिन डी की कमी से ही होता है। होता तो कैल्शियम की कमी से है, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं मिलता, मतलब सन रेज नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती, तो फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया आपका, और मरासमस और रिकेट्स को आप अच्छे से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकेट्स और आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्स क्या क्या है। तो वही सनलाइट ही हो गया इसका तो सोर्स, ठीक। और आपका दूध हो गया आपका, और आपका एग हो गया आपका, एग हो जाता है, उसमें भी होता है विटामिन डी। अब बात करते हैं ई की, कि ई कहाँ है। देखो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। तो अगर विटामिन ई नहीं मिलेगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनफर्टिलिटी, बांझपन। जैसे जानवरों में होता है तो उन्हें विटामिन ई दिया जाता है। तो अगर विटामिन ई नहीं दिया जाएगा तो महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ जाएगी, अगर विटामिन ई की कमी होगी। और विटामिन ई के सोर्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली वगैरह, ये सोर्स हैं विटामिन ई के। अब बात करते हैं विटामिन के की बात करते हैं, के की। विटामिन के, देखो जब हमें चोट लगती है, कहीं भी चोट लगती है, तो ब्लड बहने लगता है। और आपने देखा होगा कि ब्लड थोड़ी देर बह के रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि ब्लड क्लोट हो जाता है, थक्का बन जाता है ब्लड का। और थक्का बनाने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, जिसमें विटामिन के भी मुख्य भूमिका में होता है। मेन होता है विटामिन के। अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लोट नहीं होगा और आपका ब्लड बहता ही रहेगा, लगातार बहता चला जाएगा आपका ब्लड। ऐसी बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है ऐसी बीमारी को? हीमोफीलिया। अगर किसी का ब्लड बहता हुआ ना रुके तो उसमें विटामिन के की कमी है, इसे कहा जाता है हीमोफीलिया। हरी पत्तेदार सब्जियों में, पालक में और इन चीजों में होता है विटामिन के। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट, पहले मैंने डाइट के बारे में आपको बताया, मैं बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताता हूँ। बैलेंस डाइट वो डाइट है, देखो, जिसमें सारे न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव
मतलब न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स भी और नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स भी। वो एलिमेंट्स भी सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और वो एलिमेंट भी सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते लेकिन जरूरी है। प्रॉपर रेशियो एंड अमाउंट, इस बात का विशेष ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं आपको कि प्रॉपर रेशियो एंड अमाउंट में होने चाहिए। प्रॉपर रेशियो भी होना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट भी होना चाहिए। मैं मौजूद हूं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट प्रॉपर रेशियो एंड अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्लियर? बैलेंस डाइट का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन में जैसे बहुत सारी चीजें शामिल है न्यूट्रिशन में। जैसे कोई डाइट आपने ली, उसे खाया, खाने के बाद में उसे डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसकी एनर्जी को यूज कर लिया, तो ये चीजें होती हैं। अगर इसे अच्छी लैंग्वेज में बात करें इसकी, तो जो न्यूट्रिशन है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपका फूड इनटेक करना, डाइजेस्ट करना और डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करना, और जो उससे मिली हुई एनर्जी है, जो उस फूड से मिली हुई एनर्जी है, उसे जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाना शामिल है। तो क्या हो गया न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस है इनटेक करना, डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना, और जो एनर्जी है उसका डिवीजन शामिल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं भाई। एक तो आपके मैक्रो मिनरल्स और दूसरे माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है तो स्मॉल अमाउंट में ही, लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा आवश्यकता है इनकी, तो लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है मैक्रो मिनरल्स। और अगर जिनकी बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है माइक्रो मिनरल्स। तो पहले मैक्रो मिनरल्स की बात करते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स में सबसे नंबर 1 पे है कैल्शियम। कैल्शियम आप सभी जानते ही हैं कि दूध कैल्शियम के लिए पीते हैं। और कैल्शियम किस लिए होता है? क्योंकि हड्डियां स्ट्रोंग होती है कैल्शियम से। अगर मेन काम देखा जाए कैल्शियम का, तो हमारी बोन्स को स्ट्रोंग करना ही है। बोन्स को स्ट्रोंग करने का काम कैल्शियम ही करता है। और कैल्शियम के सोर्स दूध वगैरह हैं, दूध और अंडा वगैरह, ये चीजें उसकी कैल्शियम के सोर्स हैं। तो कैल्शियम आपका मैक्रो मिनरल है और इसके सोर्स दूध वगैरह हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और जो मैग्नीशियम है आपका, वो आपके जो टिश्यू होते हैं, बॉडी में टिश्यू होते हैं, वो अगर टूट फूट जाए तो उन्हें रिपेयर करने में मदद करता है। मैग्नीशियम अगर आपके बॉडी के टिश्यू टूट फूट जाए तो उन्हें रिपेयर करने में मदद करेगा आपके। और ये ब्राउन राइस में होता है। आपने देखा होगा कई बार लोग ब्राउन राइस खाते हैं, तो इसीलिए खाते हैं क्योंकि उसमें ये मैग्नीशियम होता है। तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं हम फास्फोरस की। तो फास्फोरस भी वही रोल प्ले करता है जो कैल्शियम रोल प्ले करता है। ये बोन्स की जो कठोरता है, जो स्ट्रोंगनेस है बोन्स की, उसे बनाता है। फास्फोरस के भी वही सोर्स होते हैं जो कैल्शियम के सोर्स होते हैं। तो एक टाइप से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैल्शियम और फास्फोरस आपके। नंबर 3 पे सोडियम। सोडियम देखो नमक होता है आपका सोडियम। और सोडियम का काम होता है आपकी बॉडी में एक तो लिक्विड का जो अमाउंट है उसे फिक्स बना के रखना, बढ़ने घटने नहीं देता। बॉडी में जो पानी की मात्रा है उसे ना तो एक कम होने देगा और ना ज्यादा होने देगा। और एक मसल्स को भी ठीक बना के रखता है ये। आपने देखा होगा कि कई बार मस्कुलर क्रैम्प आने लगते हैं, तो मस्कुलर क्रैम्प में अगर आप नमक चाट लेते हो तो रिलीफ मिलता है। तो सोडियम ये काम भी करता है। और ये इसके सोर्स क्या क्या होंगे, जैसे पिकल्स हुआ आपका। जितनी चीजों में नमक है, आप समझदार हो तो खुद नमक की चीजों को लिख सकते हो यहाँ। जिन चीजों में नमक है वो सोडियम के सोर्स है। अब बात कर रहे हैं पोटेशियम की। पोटेशियम भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो मैक्रो मिनरल है पोटेशियम आपका। और जो पोटेशियम है वो आपका जो आपका श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो आपके, उन्हें अच्छे से काम करने में हेल्पफुल है। जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उन्हें अच्छे से काम करने में हेल्पफुल है। और
ये आपका फ्रूट्स वगैरह में मिलता है, फ्रूट्स वगैरह में पोटेशियम। और अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है, सल्फर को नहीं भूल पाओगे आप, क्योंकि सल्फर ऐसी चीजों के लिए जिम्मेदार है जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपके बालों के लिए और आपके नेल्स के लिए। अगर आपके बाल कमजोर हैं, नेल्स कमजोर हैं आपके, तो इट मीन्स आपके अंदर है ना सल्फर की कमी है। मैक्रो मिनरल है सल्फर, इसकी कमी है। तो बालों को और आपके नेल्स को स्ट्रोंग बनाने में मदद करता है सल्फर आपका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए है, मैग्नीशियम जो है आपका वो आपके जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनके लिए है, फास्फोरस हड्डियों के लिए है, सोडियम लिक्विड के अमाउंट को निश्चित करने के लिए है, और जो ये पोटेशियम है आपका ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, और जो सल्फर है आपका नेल्स और हेयर के लिए है। ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ माइक्रो मिनरल्स के बारे में। तो जो माइक्रो मिनरल्स है उनमें मेन है आयरन आपका। आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। आयरन किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। और अभी एक मैं दिल्ली में टीचर हूँ, तो यहाँ एक सर्वे हुआ था 2 साल पहले, कोरोना से पहले ही हुआ था वो। तो उसमें पता लगा था कि 40% लड़कियां जो गर्ल्स हैं 40% एनेमिक है दिल्ली की, मतलब उनमें ब्लड की कमी है। तो ब्लड की कमी के लिए कौन जिम्मेदार था? आयरन। आयरन जिम्मेदार था। तो मैं आपको यहाँ पे एक सलाह भी देना चाहूंगा कि अपने घर की जो कढ़ाई है वो एल्यूमिनियम की ना रखें, उसे उसकी रखें, लोहे की रखें, आयरन की रखें। तो इससे आपके अंदर जो आयरन की कमी है वो पूर्ति होती रहेगी। तो अगर आयरन नहीं मिलता तो एनीमिया हो जाता है। और आयरन कहाँ मिलता है? आयरन मिलेगा आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में। और इसकी टैबलेट भी आती है, आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट आती है, जो समय समय पर स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में एक नीली गोली कहा जाता है जिसे, वो यही होती है। तो ये दूसरे नंबर पे आपका आता है आयोडीन। आयोडीन जो है वो जो आपकी यहाँ थायराइड होती है ग्लैंड, एक एच के आकार की ग्लैंड होती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, उसके अच्छे से काम करने के लिए जिम्मेदार होता है आयोडीन। और आयोडीन नमक में मिक्स करके दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक है, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब गला फूल जाएगा, ऐसे मोटा हो जाएगा गला, तो गोइटर हो जाएगा अगर इसकी कमी है। किसकी कमी है? आपकी आयोडीन की कमी है। तो इसलिए नमक के अंदर है ना आयोडीन मिक्स किया जाता है। तो मैं बात कर रहा था क्रोमियम की। क्रोमियम भी आपका माइक्रो मिनरल है, और क्रोमियम की कमी से होती है डायबिटीज। डायबिटीज किसे कहा जाता है? कि ब्लड में जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ये भी आया था एक बार एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखें आप कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। इसके लिए इंसुलिन जिम्मेदार है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में तो ये जो है आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है ना वो बढ़ जाता है। तो उसी को डायबिटीज या मधुमेह या शुगर कहा जाता है। तो जो मैं बात बता रहा था आपको कॉपर की, तो कॉपर भी आपका जो कॉपर है ये भी आपके हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, HB जिसका टेस्ट करवाते हो आप, उसकी मात्रा को निश्चित रखता है। तो हीमोग्लोबिन में की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। और ये कोबाल्ट भी ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके अंदर कोबाल्ट की कमी रहती है। मैं सारे ही बता दिए, इतने हैं नहीं, जितने मैंने बता दिए सारे मैंने आपको समझा दिए, आप कोई कमी नहीं रही इसमें। और जो आपका सबसे लास्ट में जिंक है, ये भाई ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जिंक की टैबलेट भी देखी होगी, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है आपकी बॉडी के। तो ये इस तरह से ये 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक बार है ना इस 5th चैप्टर को पूरे को रिपीट कर रहा हूं मैं, आप 1 मिनट में ध्यान से सुने इस 5th चैप्टर को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, मेरे साथ रिपीट करें एक बार, अपने अपने मन में रिपीट करें। सबसे पहले मैंने 1 ही मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डाइट के बारे में। डाइट क्या है? डाइट लिक्विड, सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म के वो सारे आइटम है जिन्हें आप भूख मिटाने के लिए यूज करते हो। दूसरे नंबर पे मैंने डाइट के पार्ट बताए थे, 2 पार्ट होते हैं डाइट के, न्यूट्रिटिव एलिमेंट ऑफ डाइट और नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट ऑफ डाइट।
तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, और नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट वो है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो जिम्मेदार नहीं है लेकिन नेसेसरी आइटम है फूड के। फिर मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइट के वो पार्ट है जो लार्ज अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो डाइट के पार्ट है जिनकी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया था विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एनर्जी के सोर्स है। दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज आते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपके जितनी भी फिक्की चीजें हैं, जैसे आपका पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, आपका कॉर्न हो गया, आपका ये सारी चीजें आएंगी। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बताता हूँ विटामिन के बारे में। आपको बता रहा हूँ कि ए बी सी डी ई के ये विटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स में 4, 8 और 2, 10 और 1, 11 ये नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 4 नहीं है तो 5, तो ऐसे ये सारे होंगे। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था विटामिन के दो टाइप होते हैं, एक तो फैट सोलेबल होता है, वाटर सोलेबल होता है। फैट सोलेबल में KEDA कीड़ा बताया था मैंने आपको, तो ADEK ये जो है ना ये फैट सोलेबल है, और वाटर सोलेबल में B और C आएंगे। आपको यहाँ में एक बात और बता दूं कि जो फैट सोलेबल विटामिन है लंबे टाइम तक बॉडी में रह सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वाटर सोलेबल विटामिन है ये लंबे टाइम तक बॉडी में नहीं रहते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना आप फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल में। फिर आगे मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बताया था, मिनरल्स के बारे में कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। मैंने आपको बताया कि दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में मैंने आपको ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर मैंने आपको बताया, और माइक्रो मिनरल्स में आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक ये बताया मैंने आपको। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। मेरे बच्चों मेहनत बहुत लगी चैप्टर को बनाने में। अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर लाइक ना करें आप, मतलब आपको पसंद ना आए मेरी वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जहां कमी रहेगी होगी उन कमियों को दूर किया जाएगा, और मैं जल्दी ही आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। और मैं आपको है ना एक पूरा का पूरा कोर्स भी प्रोवाइड करूंगा, पूरा का पूरा, जिसमें 10 के 10 चैप्टर होंगे। और इन्हीं दिनों में 13 तारीख से पहले ही मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 10 के 10 चैप्टर है ना, ये किसी तरह मैं आपको पूरे अच्छे से समझा दूं। थैंक यू वेरी मच।